गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ ओवरसीज़ क्रिटिकल मिनरल क्वेस्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ग्रेफाइट जो कि इंडिस्पेंसिबल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके लिए इंडिया जो है ओवरसीज़ मिनरल एसेट्स एक्सप्लोर कर रहा है थ्रू काबिल, जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है 2019 में बनाई गई एक जॉइंट वेंचर है नाल्को, एचसीएल और एमईसीएल के बीच में, ताकि आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर, एक्वायर कर सकें हम और डेवलप कर सकें क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड। तो काबिल की एक्सपेंशन जो है उसको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, माली, चिले और कई जगह पर उसने प्रपोज्ड जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो डिले या अबैंडन करनी पड़ी हैं। अर्जेंटीना जो है वो ऐसी एरिया रहा है जहाँ पर इसको टेंजिबल प्रोग्रेस देखने को मिला है। तो काबिल जो है उसने 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स जो है काटामाका प्रोविंस में एक्वायर किए हैं अर्जेंटीना में। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो एक दिसंबर 2024 में एक कंसोर्टियम था काबिल का, कोल इंडिया लिमिटेड का, ऑयल इंडिया लिमिटेड का, ओएनजीसी विदेश का, जिन्होंने नॉन बाइंडिंग ऑफर जो है किया 184 मिलियन डॉलर्स का ऑस्ट्रेलिया की माउंट मैरियन और वोजिना लिथियम माइंस को एक्वायर करने के लिए। लेकिन बाद में ये असेट्स जो हैं साउथ कोरिया के पॉस्को ने इसको एक्वायर किया अल्टीमेटली। इंडिया क्यों ये बिड्स जो है लूज़ कर रहा है? क्योंकि असेट्स की जो वैल्यूएशन होती है बहुत हाई होती है और जबकि इंटरनेशनल कंपटीशन भी बहुत हाई है। वॉलेटिलिटी रहती है लिथियम के प्राइजेज में, तो इसलिए अनसर्टेनिटी रहती है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। अब ये एपिसोड डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज को एक्वायर करना ही सफिशेंट नहीं है। इंडिया के पास डोमेस्टिक कैपेसिटी भी होनी चाहिए प्रोसेसिंग की, रिफाइनिंग की, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की। काबिल ने एक लिथियम ब्राइन प्रोजेक्ट चिले में भी एक्सप्लोर किया और क्योंकि जितनी स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट थी उसके लिए काबिल ने डिसाइड किया कि वो अपॉर्चुनिटी वो बाकी के पीएसयूज़ के साथ मिलकर एक्सप्लोर करेगा। लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई विद इन द अवेलेबल टाइम फ्रेम, इसलिए सबमिशन ऑफ अ बिड नहीं हो पाई। एक और अपॉर्चुनिटी आई चिले के स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनी एनामी में। काबिल ने एक्सप्लोर किया पूरा का पूरा लिथियम वैल्यू चेन, एक्सप्लोरेशन से लेके एक्सट्रैक्शन तक, प्रोसेसिंग से लेके कमर्शलाइजेशन तक। लेकिन इवेंचुअली ये ट्रांसफ़र कर दी गई अपॉर्चुनिटी सीआईएल को, क्योंकि लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी थी काबिल के पास। तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं? एक तो फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, कमोडिटी प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत रहता है बाकी की कंट्रीज़ के साथ, खासकर चाइना के साथ, जियोपॉलिटिकल और कंट्री रिस्क भी होते हैं। तो इंडिया को एक नैरो माइन एक्विजिशन अप्रोच से बढ़कर आगे एक इंटीग्रेटेड ओवरसीज मिनरल स्ट्रेटजी की तरफ मूव करना होगा, जिसमें कि सोवरेन पार्टनरशिप्स हों, रिस्क शेयरिंग फाइनेंस हो, लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट्स हो। ठीक है, इंडिया को काबिल को स्ट्रेंथन भी करना होगा ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के साथ, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के साथ, इंटर पीएसयू कोऑर्डिनेशन भी फास्ट करना होगा। इंडिया को एक डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन बनाने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मिनरल सिक्योरिटी हम इंश्योर करें रादर दैन ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल माइंस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक शो कॉज नोटिस दिए हैं कुछ एक्टर्स को, जिसमें कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट की है विमल इलायची की, जो कि कहा जा रहा है कि वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है विमल पान मसाला ब्रांड की। तो ये पहला इंस्टेंस है जिसमें कि रेगुलेटर एग्जामिन कर रहा है सरोगेट एडवर्टाइजिंग को। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? बेसिकली एक प्रोडक्ट को डिफरेंट नेम या डिफरेंट जो है ब्रांड के थ्रू जो है, या उसके डिफरेंट प्रोडक्ट के थ्रू से एडवर्टाइज़ किया जाता है। जैसे कि अल्कोहल में आपने देखा होगा कि म्यूज़िक सीडीज़ की ऐड बनाई जाती हैं, टबैको में जो है वो इलायची की ऐड दे दी जाती है। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या करती है कि ओरिजिनल ब्रांड जो है वो कंज्यूमर्स के माइंड में रहे, लेकिन जो है वो आप दूसरे प्रोडक्ट को आप उसमें, क्योंकि आप टबैको तो सेल नहीं कर सकते आप ऐसे डायरेक्टली, तो आप क्या करते हो, इलायची को सेल करने लग जाते हो, अल्कोहल की बजाय आप म्यूज़िक सीडीज़ का नाम लेने लग जाते हो। तो एफडीए ने क्लेम किया है कि जो विमल इलायची की ऐड की प्रेजेंटेशन, डायलॉग, प्रोडक्ट नेम और मार्केट कंटेक्स्ट है, ये एक सीरियस क्वेश्चन रेस कर रहा है कि क्या ये इनडायरेक्टली हम विमल पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र ऑलरेडी गुटखा और पान मसाला को बैन कर चुका है, जिसमें कि टबैको या निकोटिन हो अगर, सिंस 2012। तो एफडीए ने यही रूल्स को इन्वोक करते हुए कहा है कि फूड एडवर्टीजमेंट्स अगर मिसलीडिंग या डिसेप्टिव है तो उस पर एक्शन हो रहेगा। ऐसे ही सेक्शन 53 और जो ये एक्ट है, एफएसएस एक्ट, ये पेनल्टी कहता है 10 लाख तक अगर कोई पर्सन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो।
तो एफडीए ने इन एक्टर्स को 15 दिन का टाइम दिया है रिटर्न एक्सप्लेनेशंस देने के लिए कि एक तो सबसे पहले उनको डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी पार्टिसिपेशन इस एड में, अपने एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कैंपेन ब्रीफ्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स सबमिट करने पड़ेंगे, एविडेंस देना पड़ेगा कि क्या विमल इलायची एक इंडिपेंडेंटली सोल्ड प्रोडक्ट है या फिर एक सैरोगेट ब्रांड एक्सटेंशन है विमल पान मसाला का। तो सीसीपीए जो कि जो है एस्टैब्लिश हुआ था अंडर सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें भी 2022 में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और एंडोर्समेंट्स को कर्ब करने के लिए गाइडलाइंस निकाली गई, जिसमें कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन दी गई कि कोई भी एक फॉल्सली अगर आप किसी प्रोडक्ट को आप फॉल्स गारंटीज या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो तो उसको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट माना जाएगा। इसी के अंदर सरोगेट एडवर्टीजमेंट भी आता है, ठीक है, जो कि एक लीगल प्रोहिबिशन को आप सरकमवेंट करने के लिए एक परमिटेड प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करते हो ताकि एक प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट प्रमोशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपील एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने अपग्रेडेड अपील एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम अपना लॉन्च किया है, जो कि एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन पोर्टल है, इंट्रोड्यूस किया गया इनिशियली बाय CIC इन 2016। ये इनेबल करता है सिटीजन्स को फाइल करने के लिए सेकंड अपील्स एंड कंप्लेंट्स ऑनलाइन। अब अपील एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल 2.0 है क्या? इसको डेवलप किया गया है एज अ टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म जिसके एनहांस्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इम्प्रूव्ड फंक्शनैलिटीज़ हैं, स्ट्रीमलाइंड वर्कफ्लोज हैं। एक इसमें फ़ीचर है कि जो यूज़र अकाउंट्स हैं वो एप्लीकेंट्स के, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के और पब्लिक अथॉरिटीज़ और बाकी के स्टेक होल्डर्स के उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ लिंक किए जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल अनुभव अवार्ड्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस ने नेशनल अनुभव अवार्ड्स जो है 15 सिलेक्ट अवार्डीज़ को न्यू दिल्ली में दिए हैं। तो ये अवार्ड्स लॉन्च किए गए थे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा, जो कि एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि रिटायर होने वाले हैं अगले 8 महीने में या फिर वो ऑलरेडी पिछले 3 साल में रिटायर हो चुके हैं, उनको ये अवार्ड्स मिलते हैं। और ये कैटेगरीज जो है इसमें होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, गुड गवर्नेंस, रिसर्च, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, अकाउंट्स, फील्ड वर्क कॉन्ट्रीब्यूशंस, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर वर्क इंप्रूवमेंट। ये इसलिए दिए जा रहे हैं अवार्ड्स ताकि एक डेटाबेस बनाया जा सके सिग्निफिकेंट सजेशंस और वर्क एक्सपीरियंसेस का, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ के नेशन बिल्डिंग में यूज़ किए जा सके। इसमें एक मेडल, सर्टिफिकेट और प्राइज़ ऑफ 10,000 रुपीज़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 31 और एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर। ये स्कीम 2025 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, ताकि रॉबस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो सके और अट्रैक्ट हो सके इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल या डोमेस्टिक अक्रॉस द वैल्यू चेन। अब इसमें 3 इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, टर्नओवर लिंक्ड, केपेक्स लिंक्ड और हाइब्रिड मॉडल, मतलब दोनों को कंबाइन किया जाता है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा। 6 साल का इसका टेन्योर होगा और 1 साल का जस्टेशन पीरियड होगा टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स के लिए और केपेक्स इंसेंटिव के लिए। जो है ये स्कीम फोकस करेगी पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, जैसे कि आपके कैपेसिटर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, रजिस्टर्स, स्पेशल सेरामिक्स, रिले, स्विचेस, कनेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेदाक फोर्ट। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रेयर ऑनर में पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक पोस्टल कवर और पोस्टल स्टैंप लॉन्च किया है हिस्टोरिकल मेदाक फोर्ट का। ये एक हिस्टोरिकल हिल फोर्ट है मेदाक टाउन तेलंगाना में, जो कि 12th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था अंडर द रेन ऑफ काकटिया रूलर प्रताप रुद्र। ये सर्व करता है एज अ कमांड पोस्ट फॉर काकटियास और लेटर फॉर इसने सर्व किया कुतुब शाहीज के लिए। मेन एंट्रेंस जो है वो फीचर करती है एक डबल हेडेड गंध भैरुंदम, जो कि एम्बलम था विजयनगर एम्पायर का। इसमें एक 17th सेंचुरी मॉस्क भी है जो कि बिल्ड की गई है बाय कुतुब शाहीज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज मैत्री। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो है वो थाईलैंड जा चुकी है 15th एडिशन ऑफ मैत्री एक्सरसाइज के लिए। तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो 2006 से कंडक्ट की जा रही है। तो इसमें मिलिट्री कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो स्ट्रेंथन किया जाता है। अब इसका फोकस रहता है कि जंगल और सेमी अर्बन टेरेन्स पर। एम जो है वो मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाना है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS इम्फाल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोर देन 200 स्टूडेंट्स इंडियन स्कूल्स के मस्कट में रिसेंटली उन्होंने INS इम्फाल पर विजिट किया है, जो कि इंडिजिनसली बिल्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी की। ये थर्ड शिप है जो प्रोजेक्ट P-15B में बनाई गई है। नेवी में इसको 2023 में कमीशन किया गया
ये पहली शिप है या पहली वॉरशिप है जिसको एक नॉर्थ ईस्ट की सिटी इम्फाल, जो कि कैपिटल ऑफ मणिपुर है, उसके नाम पर रखा गया है। पहली नेवल वॉरशिप है जो कमीशन की गई है, जिसमें कि विमेन ऑफिसर्स और सेलर्स के लिए अकोमोडेशन है। और मिशंस इसके हैं एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। 4 पावरफुल गैस टर्बाइंस द्वारा पावर्ड है ये। मैक्सिमम ऑपरेटिंग एंड्योरेंस है इसकी 45 डेज। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स, मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, इंडिजिनस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 76 का सुपर रैपिड गन माउंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माउंट कैनलॉन। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट एमिशन हुई है कैनलॉन वॉल्केनो की, जिसमें कि ग्रेइश प्लूम जो है वो 200 मीटर्स अबव द समिट क्रेटर जा चुका है। तो ये माउंट कैनलॉन का एक एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है, फिलीपींस में लोकेटेड है। ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India's overseas critical mineral quest. This topic is important for your economy section. So critical minerals like cobalt, lithium, nickel, rare earth elements and graphite, which are indispensable for electric vehicles, batteries, renewable energy, electronics, defense and advanced manufacturing. They are being explored by India overseas through Khanij Videsh India Limited, that is Kabil. So what is Kabil? It was established in 2019 and it's a joint venture of NALCO, HCL and MECL. Its mandate is to identify, explore, acquire and develop overseas critical mineral assets. So Kabil has expanded into several countries, but it has faced difficulties in Australia, Vietnam, Mali and Chile, and several proposed investments there have been delayed or abandoned. Argentina remains the principal area of tangible progress, where it has acquired 5 lithium brine blocks in Catamarca province. But in Australia, what happened is that in December 2024, a consortium of Kabil, CIL, OIL, OVL submitted a non-binding offer to acquire stakes in Australia's Mount Marion and Wodgina lithium mines, but the assets were ultimately acquired by South Korea's POSCO. Why India lost? Because there were high assets valuations, there was volatility in lithium prices, which created uncertainty over project profitability. And this episode has demonstrated that acquiring mineral resources alone is not sufficient. India also has to have its own domestic capacities in processing, refining, technology, logistics, and manufacturing. Kabil has also explored a lithium brine project in Chile, which involves a high value investment. Given the scale of investment, Kabil decided to pursue the opportunity jointly with other PSUs, but due diligence could not be completed within the available time frame, which prevented submission of a bid. In another opportunity involving Chile's state-owned mining company Inami, Kabil explored the entire lithium value chain from exploration to extraction to processing and commercialization, but eventually transferred the opportunity to CIL because of limited financial capacity of its own. So, what are the structural challenges experienced by Kabil? So, it has financial limitations, commodity price volatility, global competition, geopolitical and country risks. So, India must move from a narrow mine acquisition mindset towards an integrated overseas mineral strategy, which would involve sovereign partnerships, risk sharing finance, long term offtake agreements, and domestic processing capacity. India should therefore strengthen Kabil through greater financial autonomy, professional project evaluation, faster inter-PSU coordination, and specialized mineral expertise. Simultaneously, India also needs to develop a domestic critical mineral value chain, which includes beneficiation, refining, battery material production, and recycling. The long term objective should be mineral security rather than ownership of that individual mine. Okay. So the next topic is surrogate advertising. This topic is important for your governance section. So Maharashtra's FDA has issued a show cause notice to actors who were alleged to be participating in advertisement for Vimal Ilaichi, and it amounts to surrogate advertising for the banned Vimal Pan Masala brand. This is the first instance of the regulator examining surrogate advertising. What is surrogate advertising? It basically promotes a product which is under a different name, permitted brand name, logo or visual style. It is used for goods like alcohol, tobacco and pan masala. So this technique basically keeps the original brand invisible in consumers' minds despite the restriction. So you may have seen that music CDs are being sold in the name of alcohol brands. Okay, so the original intent is to promote the alcohol brand, but because it cannot be legally promoted, so they start surrogate advertising for a music CD label. Okay, so FDA has claimed that Vimal Ilaichi's ad
ad's presentation, dialogue, product name, and market context raises a serious question over whether it indirectly promotes Vimal Pan Masala. Maharashtra has banned gutka and pan masala containing tobacco or nicotine since 2012, and therefore FDA has invoked FSS Act of 2006, which restricts misleading and deceptive food advertisements and even imposes a penalty of up to 10 lakh for anyone who is party to the publication of a misleading advertisement. So FDA has given the actors 15 days to respond with written explanations, and it has directed them to immediately discontinue participation in this ad, submit their endorsement contracts, campaign briefs, product information and payment details, furnish evidence on whether Vimal Ilaichi is an independently sold product or a surrogate brand extension of Vimal Pan Masala. So CCPA, which was established under Section 10 of Consumer Protection Act, notified in 2022 guidelines to curb misleading advertisements and endorsements, and in that very guidelines, misleading advertisement includes one which falsely describes a product, gives false guarantees, implies an unfair trade practice, or conceals important information. And under that only, the guideline also defines surrogate advertisement as one which circumvents the legal prohibition by advertising a permitted product to indirectly promote a prohibited one. Okay. So the next topic is Appeal and Complaint Management System Portal. This topic is important for our governance section. Recently, Central Information Commission has launched its upgraded Appeal and Complaint Management System, which is an online web application portal initially introduced by CIC in 2016 to enable citizens to file second appeals and complaints online. Okay, so what is the Appeal and Complaint Management System Portal 2.0? It has been developed as a technologically upgraded platform with enhanced security standards, improved functionalities, and streamlined workflows. So it has introduced a feature of user accounts for applicants, CIC, CPIOs, public authorities, and other stakeholders linked with their email IDs and mobile numbers. So the next topic is National Anubhav Awards. This topic is important for our governance section. So, Minister of State for Personal, Public Grievances and Pensions has conferred the National Anubhav Awards to 15 selected awardees in New Delhi. So, these awards were launched in 2015 by Department of Pensions and Pensioners Welfare, and the employees of central government, central public sector enterprises, public sector banks who are going to retire in the next 8 months, or who have retired within 3 years, are eligible employees for the submission of Anubhav write-ups. So, the categories of awards include administrative work, good governance, research and simplification of procedures, accounts, field work contributions, and constructive feedback for work improvement. The aim is to create a database of significant suggestions and work experiences, and the aim is to channelize the human resource of retiring employees for nation building. These awardees are felicitated with a medal and a certificate and a prize of 10,000 rupees. Okay. So the next topic is Electronics Components Manufacturing Scheme. This topic is important for your economy section. So Ministry of Electronics and Information Technology has approved 31 more applications under the ECMS scheme, which was launched in 2025 by Ministry of Electronics to develop robust component manufacturing ecosystem by attracting investments, both global and domestic, across the value chain. So it has three incentive structures. First is the turnover linked incentive, then we have the capex linked incentive, and the third one is hybrid incentive model, basically a combination of the previous two both. So employment generation will be a mandatory requirement for all applicants. It has 6-year tenure with 1 year gestation period for the turnover and capex level incentives. The scheme focuses particularly on passive electronic components like the resistors, capacitors, speakers, microphones, special ceramics, relays, switches, and connectors. So the next topic is Medak Fort. This topic is important for your art and culture section. So in a rare honor, the Postal Department has launched the postal cover and a postal stamp on the historic Medak Fort recently. So this is a historic hill fort located in the Medak town of Telangana. So this fort was built during the 12th century under the reign of Kakatiya ruler Prataparudra, and it served as a command post for the Kakatiyas and later for the Qutub Shahis. The main entrance features the double-headed Gandhar Bhirandam, which is the emblem of Vijayanagar Empire. The fort also has a 17th century mosque on its premises built by the Qutub Shahis. So the next topic is exercise Maitri. This topic is important for your security section. So Indian Army contingent has departed for Thailand to participate in 15th edition of India-Thailand joint military exercise called Maitri. So it's a joint military exercise between India and Thailand which was started in 2006 to strengthen military cooperation between the two countries. It is focused on operations in jungle and semi-urban terrain. The aim is to foster military cooperation between the two sides.
So the next topic is INS Imphal. This topic is important for your security section. More than 200 students from Indian schools in Muscat have recently visited the indigenously built warship INS Imphal. So this is an indigenously built stealth guided missile destroyer of the Indian Navy, and is the third ship to be built under the project P-15B. So it was commissioned into the Indian Navy in 2023. It is the first warship to be named after a city in the northeast, that is Imphal, the capital of Manipur. It was the first naval warship commissioned with accommodation for women officers and sailors. Its mission includes anti-air warfare, anti-surface warfare, anti-submarine warfare. So it is propelled by 4 powerful gas turbines. It has a maximum operating endurance of 45 days. This ship has BrahMos missiles, medium-range surface-to-air missiles, indigenous anti-submarine rocket launchers, and a 76 super rapid gun mount. Okay. So the next topic is Mount Canlaon. This topic is important for your environment section. A recent emission from Canlaon volcano has produced a grayish plume, which rose approximately 200 meters above the summit crater before drifting north. So this Mount Canlaon is a active stratovolcano located in Philippines. It is part of the Pacific Ring of Fire. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.